हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका एजुकेशन 95 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 15 तक की बातों को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है भाग 16 अर्थात मध्य प्रदेश में तोमर वंश। तोमर वंश की नींव कैसे पड़ी, तोमर वंश अपने आप में महान क्यों है ना, यहाँ की राजा अपने आप में अद्भुत क्यों है ना। तो ये सबकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः निवेदन, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में तोमर वंश की बात की जाए तो तोमर वंश की जो नींव डाली थी मध्य प्रदेश में वो थे वीर सिंह देव, है ना। तो पूछा जाएगा कि वीर सिंह देव ने किस शताब्दी में इस मध्य प्रदेश में तोमर वंश की नींव डाली, तो आप बताना 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव तोमर ने मध्य प्रदेश में तोमर वंश की नींव डाली। तो उनके नाम में लिख देता हूं। वीर सिंह देव तोमर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने नींव डाली, वीर सिंह देव ने, इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, बूढ़े हो गए थे और कुछ दिनों के बाद ये एक्सपायर हो गए, है ना। तो एक्सपायर हो गए और नींव तो डल गई है, तो शासन तो अब चलेगा इनका। तो अगले जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था उदरण देव। क्या नाम था मेरे दोस्त? उदरण देव, है ना। इन्हीं के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने इस वंश को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद इसके बाद जो इसके अगले शासक हुए उनका नाम था विक्रम देव। क्या नाम था मेरे दोस्त? विक्रम देव। यहाँ से इसकी कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा और कुछ अच्छे अच्छे राजा यहाँ से उभर कर आएंगे, ठीक है। विक्रम देव, है ना। तो अगर विक्रम देव की बात करें तो विक्रम देव ने अपने शासन पाठ को चलाया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत, 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा है और उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक गद्दी पे बैठे थे। तभी उन्होंने क्या किया कि अपने सेनापति को भेजा, मल्लू इकबाल को, कि जाओ और इस विक्रम देव को हरा के आओ। तो विक्रम देव के पास पहुंचे कौन? मल्लू इकबाल। मगर मल्लू इकबाल ने आक्रमण तो किया और सोचा भी कि हम जीत जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, वो जीत नहीं पाया, है ना। तो इस आक्रमण में मल्लू इकबाल असफल रहा, ठीक है। और अगर विक्रम देव की और बात करें तो मुरैना में मितावली बोलते हैं मुरैना को, मितावली। तो मितावली में एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में विक्रम देव को ये कहा गया है कि अपने आप में क्या था? वीर था, है ना। तो ये बात जानिए। उसके बाद जो अगले शासक हुए इसी कड़ी में, उनका नाम था दुर्गेंद्र सिंह, ठीक है। दुर्गेंद्र सिंह, ठीक। तो जो दुर्गेंद्र सिंह थे, तो दुर्गेंद्र सिंह ने तो अपने शासन पाठ को चलाने के लिए न जाने भरसक प्रयास किए, है ना। ऐसा उन्होंने किया कि उस समय मालवा में शासन चल रहा था परमारों का, और परमार शासक ने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इनके ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया तो दुर्गेंद्र सिंह हो गए चौकन्ने। उन्होंने सोचा कि अगर मालवा ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है तो हम क्या करेंगे? इस युद्ध में हार जाएंगे। तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना बुला ली और सेना को बुलाने के बाद इन्होंने मालवा के परमार शासकों का डटकर प्रयास किया और इस युद्ध में ये सफल रहे, है ना। तभी खिज्र खां दिल्ली सल्तनत में बैठे थे। तो खिज्र खां ने यह देखा कि दुर्गेंद्र सिंह एक पावरफुल शासक है तोमर वंश का, और अगर इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा तो अच्छे खासे पैसे वसूल लिए जाएंगे। तो खिज्र खां ने इनके ऊपर आक्रमण किया, है ना। और आक्रमण करने के बाद इनसे तकरीबन बहुत बड़ी मात्रा में कर वसूला, है ना। तो ये इनकी हो गई राजकोष खाली, और राजकोष जैसे ही खाली हुआ तो ये बीमार होकर मर गए, है ना। उसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था कीर्तिमल। क्या नाम था मेरे दोस्त? कीर्तिमल, है ना। इन्होंने कोई खास काम किए नहीं मध्य प्रदेश को लेके। और कीर्तिमल के बाद जो अगला शासक आया उनका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था मेरे दोस्त? कल्याण सिंह, है ना। तो कल्याण सिंह ने मध्य प्रदेश में इस तोमर वंश को आगे बढ़ाने के लिए न जाने बहुत भरसक प्रयास किए और बहुत हद तक इन्होंने तोमर वंश को आगे ही बढ़ाया, ठीक है। और इतना कोई ज्यादा अच्छा काम किया नहीं मध्य प्रदेश को लेके, है ना, मध्य प्रदेश को लेके। देन इसके बाद जो इनके पुत्र पैदा होते हैं उनका नाम होता है मान सिंह। क्या रहता है नाम मेरे दोस्त? मान सिंह तोमर, ठीक है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, मान सिंह तोमर।
है ना। आप कहानी सुनिए मान सिंह तोमर की। तो मान सिंह तोमर जैसे गद्दी पे आए तो मान सिंह तोमर, तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि मान सिंह तोमर कौन है, तो बताना मान सिंह तोमर तोमर वंश के एक प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक अगर कोई है तो मान सिंह तोमर है ना। तो मान सिंह तोमर जैसे गद्दी पे आए तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे आसपास जो दिल्ली सल्तनत में इस समय इब्राहिम लोधी वंश जो राज कर रहा है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सेना को मजबूत किया, सुसंगठित किया, है ना। उसके बाद इन्होंने अपने राजपाट को चलाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख सकते हैं मान सिंह तोमर में कि सबसे प्रतापी शासक था। क्या था? सबसे प्रतापी शासक। दूसरी चीज, इनकी जो बीवी का नाम था वो था गुजरी। क्या नाम था? गुजरी। ठीक है, गुजरी। हुआ ये था, गुजरी से विवाह करने के पीछे का रीजन ये था कि मान सिंह तोमर बड़े रसिया आदमी थे, है ना। अब क्या था कि एक बार ये मुरैना गए हुए थे शेर का शिकार करने या छोटा जानवर जो भी हो उसका शिकार करने गए थे। तो शिकार करते करते इनका जो शिकार था वो घुस गया पेड़ खेतों में, और जैसे ही खेतों में घुसा तो ये खेत में जाके अपना शिकार पकड़ने लगे। तभी उस खेत की मालकिन एक कन्या थी, लगभग 22 से 23 साल की रही होगी। वो बोलती है कि राजा तुम मेरे खेत की धान को नष्ट करोगे क्या? तुम मेरे खेत की धान को नष्ट करोगे क्या? तो जैसे ही उस कन्या ने ये शब्द बोले तो मान सिंह तोमर उसके ऊपर हो गए मंत्रमुग्ध हो गए। उनको हो गया प्यार। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा यदि आप मेरा शिकार पकड़ के ला दोगी। तो उस कन्या ने क्या किया कि शिकार पकड़ के मान सिंह तोमर को दे दिया। अब मान सिंह तोमर को जैसे ही शिकार पकड़ के दिया उन्होंने, तो उनको एक बात और लगी। एक बात ये लगी कि यदि ये कन्या इतनी सुंदर है देखने में और इतनी तेज है काम करने में, तो क्यों नहीं इससे विवाह रचा लिया जाए। और रात को चुपचाप चले गए ग्वालियर। और ग्वालियर जाने के बाद पूरी रात ये सोए नहीं, है ना, सपनों में पागल उस कन्या के पीछे। और वापस आए, दूसरे दिन ये वापस आए मुरैना, और मुरैना में इस गुजरी के घर में दरवाजा खटखटाया। इनके पापा निकले, बोले मान सिंह तोमर आप हमारे घर में कैसे पधार गए? बोले आपकी कन्या से हमको हो गया प्यार और आपकी कन्या से हमको करना है विवाह। तो बोले ये तो हमारी बिटिया ही बताएगी, क्योंकि वो बड़ी तेज है, वो बोलती हम विवाह ही नहीं करेंगे। तो बोले कि गुजरी को बुलाइए आप। तो गुजरी आई। बोले फिर तुम आ गए हमारा पीछे करते हुए। बोले कि हमको आपसे विवाह करना है। बोले विवाह देखो मैं कर लूंगी आपसे, मगर मेरी 3 शर्त है। बोले 3 शर्तें तो बताइए कौन कौन सी शर्त हैं। तो गुजरी पहली शर्त बोलती है कि मैं शादी तो कर लूंगी आपसे, मगर कभी घूंघट नहीं करूंगी। तो बोलते ठीक है, स्वीकार है। बोले दूसरी शर्त बताओ। बोले दूसरी शर्त ये है कि जहां भी आप जाएंगे युद्ध करने, वहां मैं आपके साथ जाऊंगी। बोले ठीक है, प्यार में तो पागल है ही, दूसरी शर्त भी मंजूर है। बोले तीसरी शर्त बताओ। बोले तीसरी शर्त ये है कि हमारे यहाँ बहती है साग नदी बहती है, और साग नदी का पानी पिए बिना और उस नदी को देखे बिना मैं उठूंगी नहीं। बोलते हैं ठीक है, प्यार तो हो ही गया है, अब शादी करना ही है, चलो तीसरी शर्त भी मंजूर है, करो शादी। तो फाइनली देन शादी हुई और उनकी 2 शर्तें मंजूर होने लगी। पहली शर्त तो ये थी कि मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी, दूसरी शर्त थी कि मैं आपके साथ जाऊंगी, और तीसरी शर्त थी कि मैं साग नदी का पानी पीऊंगी। तो ये रहा करते थे ग्वालियर के किले में। तो ग्वालियर के किले में इन्होंने, ग्वालियर का गेट जैसे ही शुरू होता, कभी आपको जाने का मौका मिले ग्वालियर किले में तो आप जाना, तो जैसे ही शुरुआत होती वहां पे इन्होंने खूब बड़ी विशालकाय इमारत बनवा दी, और उस विशालकाय इमारत से पूरा मुरैना दिखता था उस समय में, और वो नदी दिखा करती थी, है ना। और तो वो बड़ी इमारत बनवा दी। तो जब जैसे ही गुजरी उठा करें, तो गुजरी उठने के बाद उस मंदिर में जाए, उस उस इमारत में जाए, और इमारत में जाने के बाद उस साग नदी का दर्शन करें, और साग नदी के दर्शन करने के बाद वो उठा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मान सिंह तोमर ने करी कि साग नदी से लेके, है ना, ग्वालियर तक एक पाइपलाइन बिछवाई, कोल्हू के बैल लगवाए, ताकि साग नदी का पानी हमारी बीवी गुजरी के पास पहुंच जाए, है ना। तो ये तीनों शर्त पूरी हुई और गुजरी की शादी हुई। इसको कहते हैं प्यार। प्यार अंधा होता है, ठीक है। उसके बाद गुजरी महल की शादी हो गई। देन एक दिन क्या हुआ कि मान सिंह तोमर ने पूछा गुजरी से कि तुम साग नदी का पानी क्यों पीती हो, साग नदी के पानी से नहाती क्यों? बोलती है कि अगर मैं कहीं दूसरे जगह के पानी से नहाने लगती हूँ या पीने लगती हूँ तो मेरे बाल टूटने लगते हैं, है ना, मैं वहां के पानी से काली हो जाती हूँ। ऐसा उनका कुछ गंतव्य कथन था, है ना, उस पर न जाए। तो इस तरह इनकी शादी हो गई। ठीक, उसके बाद
गुजरी से शादी होने के बाद इनका जीवन यापन जो था बड़ा अच्छा चल रहा था, है ना। और दिल्ली में इस समय बैठे हैं कौन? दिल्ली में लोधी वंश। कौन? लोधी वंश। लोधी वंश में 3 राजा हुए। पहले का नाम था बहलोल लोधी, दूसरे का नाम था सिकंदर लोधी, और तीसरे का नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो ग्वालियर में बैठे हैं कौन? मान सिंह तोमर। और दिल्ली में बैठा है कौन? लोधी वंश। तो मान सिंह तोमर और लोधी वंश के शुरू से ही क्या थे? दोस्ताना संबंध थे, दोस्ती अच्छी थी इनकी। मगर होता यह है कि एक दिन मान सिंह तोमर ने अपने एक प्रतिनिधि को, है ना, निहाल नाम रहता है उनका, तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं किसके पास? सिकंदर लोधी के पास। तो सिकंदर लोधी के पास जैसे इन्होंने भेजा अपने प्रतिनिधि निहाल को, तो निहाल से सिकंदर लोधी ने बड़ा गंदा बर्ताव किया। और ये बात ना गुजरी किसको? मान सिंह तोमर को। और मान सिंह तोमर और सिकंदर लोधी के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। अब सिकंदर लोधी को ये लग रहा है कि मान सिंह तोमर के पास बहुत पैसे हैं, इसके ऊपर क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए, इसके क्षेत्र को आपस में मिला लिया जाए। तभी सिकंदर लोधी ने पहला आक्रमण किया मान सिंह तोमर पर। तो जैसे ही सिकंदर लोधी ने मान सिंह तोमर पर आक्रमण किया, तो मान सिंह तोमर ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सिकंदर लोधी, तुम पैसे के लिए मेरे को अपने आप में मिला रहे हो, तुम एक काम करो, 80 लाख रुपए ले लो। कितने? 80 लाख रुपए ले लो और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। तो सिकंदर लोधी इस पर हो गया रेडी, और सिकंदर लोधी चला गया। अब क्या हुआ कि इनका राजकोष हो गया खाली। राजकोष खाली हो गया तो इनको ये लगा कि अब मैं गुजरी के खर्चे कैसे उठाऊंगा, है ना, अपना राजकोष कैसे बढ़ाऊं, राजकोष को कैसे भरूंगा, अपने क्षेत्र विस्तार कैसे करूंगा। तो इसी शोक में मान सिंह तोमर की हो जाती है मौत। क्या हो जाती है मेरे दोस्त? मौत। और मान सिंह तोमर का एक पुत्र होता है, नाम होता है विक्रमादित्य। क्या नाम होता है मेरे दोस्त? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य गद्दी पे बैठते हैं, और विक्रमादित्य जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं तो उनको एक बात तो पता रहती है कि हमारे पापा का सिकंदर लोधी से क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। और सिकंदर लोधी भी इस समय कर गए हैं क्या? एक्सपायर। तो विक्रमादित्य जैसे गद्दी पे आते हैं, और सिकंदर लोधी का अगला उत्तराधिकारी जब इब्राहिम लोधी गद्दी पे आता है, तो अगला जो विवाद होता है वो होता है विक्रमादित्य और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है। इब्राहिम लोधी ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 3 बार अटैक करता है विक्रमादित्य के ऊपर, और विक्रमादित्य फाइनली इसमें हार मानते हैं। और हार मानने के बाद वो इब्राहिम लोधी के साथ क्या करते हैं? गठबंधन कर लेते हैं, और इब्राहिम लोधी के साथ ही वो रहने लगते हैं, और इस तोमर वंश का विलय दिल्ली सल्तनत में हो जाता है। ठीक है। देन फाइनली जब विक्रमादित्य रहा करते हैं, रहते रहते क्या होता है कि जब इब्राहिम लोधी की लड़ाई पानीपत में होती है 1526 में, तो इब्राहिम लोधी के साथ विक्रमादित्य भी होते हैं, और सामने होता है बाबर, है ना। तो इस युद्ध में, पानीपत की पहली लड़ाई में, इब्राहिम लोधी की तो हार होती है बाबर से, साथ में विक्रमादित्य मारे जाते हैं। इस तरह हो जाता है दिल्ली तोमर वंश का अस्तित्व समाप्त। इसी के साथ होती है क्लास समाप्त। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मालवा में परमार शासन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।